गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? जैसे थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। सभी लोग आ जाइए फटाफट, सेटल डाउन हो जाओ। प्रयागराज में आज बहुत कम बच्चे हैं, क्या रीजन है? ये धीरे धीरे कम कैसे होने लग गए? अच्छा, तेज बारिश हो रही है, अच्छा वेरी गुड। गोमती नगर में भी कम दिखाई दे रहे हैं आज। गोमती नगर प्रयागराज एक ही जगह पर है क्या? फिर ठीक है। आई बिलीव गोमती नगर तो लखनऊ का पार्ट 2 है ना? बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें फिर आज की कहानी। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार हाथ उठा दो, बाकी ब्रांचेस के भी। बहुत बढ़िया। वाराणसी, पटना, जयपुर, बहुत सही बहुत सही। चलिए जी, पुणे, भोपाल, लखनऊ, ठीक है। और कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं बस थोड़ी देर में। हाँ, गोरखपुर बेटा, गोरखपुर ओपी, सभी, इंदौर भी है, ठीक है, नोएडा भी है, सभी हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। नाउ आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बेटा एडजॉइंट इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट जस्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में ही खत्म हो जाता है। और अगर डिटर्मिनेंट की मैं एक आपको सबसे खास बात और बहुत जरूरी चीज बोलूं तो दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सवाल आता है, उसको ध्यान समझेंगे अच्छे से। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सवाल आता ही आता है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, हमेशा आएगा। ठीक है, चलो फटाफट ये बताओ कितने लोगों का जवाब आ गया जल्दी से। और मैंने आपको इसके बारे में क्या सिखाया, क्या समझाया, वो बताइएगा प्लीज। कितने लोगों का आंसर आ गया? उठाओ जोर से हाथ, क्योंकि तुम लोग बड़े छोटे छोटे हो, तुम्हारे हाथ बड़े लंबे लंबे जाने चाहिए, तब मुझे दिखाई देगा। है ना? बहुत बढ़िया। ना इसमें बोला गया कि जब भी हमें पावर बड़ी दिखाई दे तो हमें क्या करना है, बस पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए वहां तक पहुंचना है। तो फटाफट देखना, सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर निकालने की कोशिश की। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और ए स्क्वायर का मतलब है आप इसी मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? ना जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 2x2 का। सर पहली वाली जो एलिमेंट है ये और ये, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है बेटा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो मतलब अगर आप इसकी जगह लिखने चाहते हो तो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या ये बात समझ में आती है? वापस सुनो, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये दोनों जुड़कर ऐसा हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है माइनस साइन 2 अल्फा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या मेरी बात, ये तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पता होगी ना भाई? प्लीज सपोर्ट करें कि हाँ सर इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है, और जिसे नहीं पता है तो प्लीज ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। अब आ जाओ इधर, यहां देखना जरा, ये और ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा। अब यहां आ जाओ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर की, है ना? अब एक बात बताओ, क्या ए क्यूब निकालने की जरूरत है? या कितने लोग बोलते हैं कि ए क्यूब निकालो सर, या ना निकालो काम चल जाएगा? बोलो। चलो ए क्यूब और निकालते हैं फटाफट। तो ए स्क्वायर निकाला मैंने, उसके बाद में ए क्यूब। ये तो समझ में आता है कि मैं ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब क्यों निकाल रहा हूं, ताकि मुझे A32 तक पहुंचना है, तो मुझे पैटर्न पता चले कि 32 कैसा बनेगा, जैसा हमने पिछली क्लास में किया था। कुछ कुछ याद है वो?
चलिए नाउ इसमें क्या करोगे, cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ये हो गया a स्क्वायर, इसको वापस से a से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, बस ये और देखेंगे उसके बाद में हमें पैटर्न पता चल जाएगा। अब जरा ध्यान सुनना, ये पूरी रो और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा cos 2 अल्फा cos अल्फा, और सर ये माइनस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। कितने लोगों को cos A cos B माइनस साइन A साइन B का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और cos A cos B माइनस साइन A साइन B का फॉर्मूला होता है बेटा cos A प्लस B। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पता चलेगा, ये आ जाएगा cos 3 अल्फा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जरा हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, मैं समझ सकता हूं थोड़ा थोड़ा तुम्हारा मूड जो है वो खराब हो गया होगा, बोले सर ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई, बट ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब लोग आते रहते हैं भैया, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी चैप्टर में घुस जाती है चुपचाप। नाउ सर ये रो और ये वाला कॉलम जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। एक बार बताइए ये किसका फॉर्मूला है, माइनस साइन तो ले ले कॉमन, ये हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ए है अल्फा बी है 2 अल्फा, तो माइनस साइन 3 अल्फा, बस बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन 3 अल्फा, और ये वाला जो है ये हो जाएगा कॉस 3 अल्फा। क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आती है? तो अब अगर मैं आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं तो जब पावर 1 थी तो एंगल था अल्फा 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 अल्फा, फंक्शन वही रह रहे हैं, साइन की जगह साइन है, कॉस की जगह कॉस है। जब पावर 2 हुई तो एंगल हो गए 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा। जब पावर 3 हुई तो एंगल हो गया 3 अल्फा 3 अल्फा। क्या मेरी बात समझ गए? ऐसे ही जब पावर 32 होगी, यहां पर लिखा हुआ है कॉस, यहां पर है साइन, ठीक है, कॉस साइन फिर माइनस साइन और नीचे है कॉस, तो फंक्शन की जगह नहीं बदल रही, सिर्फ एंगल बदल रहे हैं। पावर 1 तो अल्फा, पावर 2 तो 2 अल्फा, पावर 3 तो 3 अल्फा, पावर 32 तो यहां क्या लिखोगे 32 अल्फा। कितने लोगों को ये वाली बात साफ साफ समझ में आती है? A32 तक हम पैटर्न ऑब्जर्व करके पहुंचे, हमने पूरा नहीं कैलकुलेट किया, और 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लीकेशन आपको जल्दी जल्दी करनी आनी चाहिए। किसको नहीं समझ में आया वो बताओ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ना समझ में आने का कारण एक ही है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं पता, तो वो फॉर्मूला मैं आपको भी लिखवाऊंगा और आपको पहले से पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बताने तो मैं आया हूं, बट कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला। और ये सवाल जो है ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, और एनसीईआरटी का सवाल होने के बावजूद आईआईटी इसको कम से कम 10 बार पूछ चुकी है। आप जाके देख लेना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कितने लोगों ने 12वीं का एग्जाम दिया है टर्म 1 का? हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। तो एनसीईआरटी सॉल्व की थी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए? क्या कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद है कि ये सवाल हमें एनसीईआरटी में दिखा है सर? शायद शायद है तो भी आज जाके देखना मिलेगा, ठीक है। नाउ सर अब वो क्या बोल रहा है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है 0 0 माइन, ये तो +1 ये -1। इसका मतलब आपने बोला था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पोजीशन वाइज कंपेयर कर दो, तो सर इसकी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 0। cos 32 अल्फा शुड बी 0, एंड अगर sin 32 अल्फा की वैल्यू sin 32 अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो इसके आगे पहले से माइनस साइन लगा हुआ, तो ये -1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब ये वाले दोनों काम एक साथ कौन से अल्फा के लिए हो रहे हैं वो चेक कर लो। कौन से के लिए? सर अगर मैं a रखूं, अगर आप a रखते हो π/32 तो यहां बन जाएगा cos के अंदर पाई, cos पाई होता है बेटा -1, ठीक है, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मैंने b रख के देखा, समझ में आया? मैंने यहां पे b रखा तो 32 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 64, π/64। सर ये लिखा हुआ है π/2,
कॉस की वैल्यू पाई अपॉन 2 पर 0 आती है और साइन की वैल्यू पाई अपॉन 2 पर 1 आती है। काम खत्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। क्या आपने अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में अपनी भाषा में यह लिख लिया कि एक हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स का सवाल आएगा और जिसमें हम पहले a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब निकाल कर पैटर्न देखकर A31 32 A100 A40 जो भी पूछ रहा है वो लिखते हैं? कितने लोगों के नोट्स में ये बात है? हाथ उठाना जरा। अब जिनके नोट्स में नहीं है फिर गड़बड़ कर रहे हो तुम यार। सर ये तो याद रह जाएगा। नहीं याद रहेगा। जस्ट इमेजिन कि कल सुबह आपका जेई मेंस का पेपर है तो तुम्हारा मन और हर एक इंसान चाहता है कि हमें वो वाली चीजें बता दी जाए जो कल पेपर में आ सकती हैं। तो आपके नोट्स में अभी टाइम है, लिख सकते हो आप। मेरी बात समझ पा रहे हो शायद? ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो, ज्यादा भला होगा। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करता हूं। सिंस मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा जी, इसमें बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, जैसे ये रहे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम तो मैं खुद लेके आया हूं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें ए का स्क्वायर वापस ए के ही बराबर आ जाए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर वापस वो ही आ जाए उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसमें ए का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। फिर बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा ए की पावर एन, मतलब ए आपको कोई मैट्रिक्स दी गई, उसका आपने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, ए की पावर जाकर 4 जब हमने निकाली तो वो सारी 0 हो गई। यहां पर ये जो लिखा हुआ है दिस इज नल मैट्रिक्स। ये क्या लिखा हुआ है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलोगे? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोई ना कोई पावर जाकर क्या हो जा रही है? नल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, अच्छा ए खुद नल मैट्रिक्स हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना? नाउ पीरियोडिक मैट्रिक्स, जैसा कि आप सबको पता होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब जो अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करे। तो a की पावर k+1 जो है वो a के बराबर है, k की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब किसी की पावर अगर 3 करने पर वापस मैट्रिक्स a ही आ जाए। आपको पता चला कि a क्यूब जो है वो a के बराबर है। जैसे हमने पिछली क्लास में एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें a की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई थी। अगर आप उसी में a की पावर 5 निकालते तो आपको पता चलता कि वापस a आ जाएगा। किया था ना ओमेगा वाला सवाल, कुछ कुछ याद है? उसमें a की पावर 4 आ रही थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें आगे चल के अगर आप a की पावर 5 निकालोगे या इसी इक्वेशन को दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा a की पावर 5 आइडेंटिटी इंटू a हो जाएगा मैट्रिक्स a। तो देखो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी। पावर 5 वापस जाकर किसके बराबर आ जा रही है? सर a के बराबर। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। कोई परेशानी किसी को? फिर बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और यहां पर जो डैश लगाया गया है इसमें थोड़ी सी ज्ञान की बात और सुनो। आप चाहे डैश लगाओ या फिर टी लिखो, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सर ये ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? कितने लोगों को पता है? ट्रेस अलग चीज थी, ट्रेस अलग कहानी है। ट्रेस में तो आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाल देते हो। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? हाथ उठाओ किस किसको पता है। चलो अब ध्यान सुनना। ट्रांसपोज का मतलब होता है सारी रोज को कॉलम में बदल दो। मतलब जैसे एक मैट्रिक्स हमारी ये है जिसमें 2 -1 0 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स दी मैंने जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रोज है 3 कॉलम है। मैं आपसे पूछूं कि ए डैश बताओ या ए ट्रांसपोज बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो सर ये दोनों बदल जाएंगे। अब नंबर ऑफ रोज हो जाएगी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 2। रोज और कॉलम को, ये दिख रही है ये पूरी रो, इसका पूरा कॉलम बना दो। ये है रो 1, इसको बना दो कॉलम 1, तो ये आएगा 2 -1 0। ये है रो 2, इसका बना दो कॉलम 2, 3 1 2। अब समझ में आया है ना? ट्रांसपोज एक सिंपल सी चीज है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि रोज को कॉलम में बदल देते हैं। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि कॉलम को हमने रोज में बदल दिया, एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोज समझ में आया।
अब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो खुद बराबर आ जाए, मतलब ट्रांसपोज लेने पर वो सेम आए। जैसे अगर मैं आपको इन सबकी स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर मतलब कि ये दिखने में कैसी होती है। ये मैट्रिक्स दिखने में ऐसी होगी बेटा, ठीक है। यहां पर लिख दो एक्स वाई जेड, और यहां लिखो ए बी सी, और यहां भी लिखो ए बी सी। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, फटाफट चेक करें रफ कॉपी में पेन चलाकर। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर आप इसमें ट्रांसपोज भी लेते हैं तो ये यही रहेगी, बदलेगी नहीं। मतलब डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स आपने बिठा रखे हैं वो क्या होने चाहिए सर? वो होने चाहिए बराबर। स्ट्रक्चर से मतलब समझ में आया? जो मैट्रिक्स ऐसी होंगी दिखने में वो कहलाती हैं कैसी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। फिर आता है बात बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है? जिसमें आप अगर ट्रांसपोज लो तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। स्ट्रक्चर बताता हूं, आप चेक करके देखिएगा। अच्छा, यहां पर एक्स वाई जेड कौन है सर? कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 3 भी हो सकता है। ए यहां पर रखने के बाद में, ए यहां रखने का मतलब है कि यहां अगर आप 2 रख रहे हो तो यहां पर भी 2 रखना, यहां अगर आप -5 रख रहे हो तो यहां पर भी -5 रखना। बी बी की जगह सेम नंबर रखा जाएगा, सी सी की जगह सेम नंबर, ए ए की जगह सेम नंबर, एक्स वाई जेड की जगह जो आपकी इच्छा हो वो। मेरे ख्याल से समझ गए। अब अगर मैं इसमें स्क्यू सिमेट्रिक की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली चीज, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो जाएंगे। और अगर आप यहां ए रख रहे हो तो यहां -a आएगा, यहां अगर आप -b रख रहे हो तो यहां b आएगा, और अगर आप यहां c रख रहे हो तो -c आएगा। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं आपको, तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 कर दो, यहां पर रख दो 2 3 -2। अब जो आपने यहां रखा, पहले डायगोनल के ऊपर वाला हिस्सा भर दो अपनी मर्जी से। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहां पे आपने -b रखा हुआ है, यहां आप +3 रख रहे हो, आप गलत कर रहे हो। नहीं जी, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो भी आप यहां रखोगे उसके इधर उसके अपोजिट साइन का रखना है। जो भी आप यहां रख रहे हो उसके इधर आपको अपोजिट साइन का रखना है। तो अगर ये 2 3 -2 है तो यहां रखा जाएगा -2 -3 2। अब अगर ये मैट्रिक्स ये है तो इसका ट्रांसपोज ले। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज में सर क्या करते हैं, रो का हम बनाते हैं कॉलम। तो ये वाली जो रो है इसका बना दे कॉलम। सर ये वाली जो रो है इसका बना दो कॉलम -2 0 -2, और ये वाली जो रो है इसको बना दो कॉलम -3 2 और 0। अब आप देख पाओगे कि अगर मैं इसको एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं, आपको पता होगा, बताया भी था कि मैट्रिक्स में जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट अंदर जाके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना? मतलब मैं बोलूं कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो बताओ -a क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सभी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। करके देख, 0 इंटू -0, 2 इंटू माइनस साइन -2, 3 इंटू माइनस साइन -3, -2 इंटू माइनस साइन +2, -2 इंटू माइनस साइन +2, -3 इंटू माइनस साइन +3, 2 इंटू माइनस साइन -2। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो A ट्रांसपोज आया है वो -a के बराबर है ना? एक बार इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना, फटाफट पेन चलाकर डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना जरा, जल्दी से जल्दी से जल्दी। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। हाँ जी, साथ में थोड़े अपने साथ ऑनलाइन लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बातें कर लूं। हाँ जी, क्या जवाब आ रहा है? ये कौन है बे? दीपक कुमार। बेटा दीपक कुमार, ब्लॉक होना है तो ऐसे ही बता दे, ठीक है? ऑनलाइन के जमाने में एक बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको बताऊं, मस्त। वो कुछ नहीं, उलझुल तो नहीं लिख रहा, वो लिख रहा अपन को आता है। सर मैं आ गया, आई एम बैक। और ये वही इंसान है जो कल बोल रहा था कि सर एक सवाल पे आपने 15 मिनट ले लिए। तो बस दीपक जी, आपकी ये ऐसे समझो कि आखिरी कुछ पल चल रहे हैं क्लास में,
फिर मत बोलना कि सर हमने तो 15-20 हजार रुपए दिए थे और आपने एक बटन दबा के हमारे सारे पैसे रद्द कर दिए। मेरे ख्याल से सुन पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ कितने लोगों का जवाब जीरो आया वो बताओ ईमानदारी से। हमेशा जीरो आएगा। आप कोई भी ऐसी मैट्रिक्स बना लो, कोई सी ऐसी मैट्रिक्स, पहली चीज वो क्या होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी होनी चाहिए बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरा, ऑड ऑर्डर की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑड ऑर्डर की। और हमारे सामने सर ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 वाला ही, रोज भी उसकी ऑड हो, और पहली चीज तो सारी चीजें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, और वो ऑड ऑर्डर की हो, मतलब आप कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ और वो स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। जरा देखना, 0 0 0 5, यहां -5, यहां -1, यहां 1, यहां 2, यहां -2। चाहो कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी। चाहे कैलकुलेट करके देखो, विश्वास नहीं होता तो। समझ में आया? तो आप ऐसा बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, किसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक। ऑड ऑर्डर बोल रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 हमेशा। अब कोई बोले सर ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई मैंने 2x2 की, यहां 0 0, यहां 2, यहां -2, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 नहीं आ रही, तो बेटा ये ऑड ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर है 2 या 2x2। मैं 3x3 या 1x1 या 5x5 की बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझे? तो इसको याद रखिएगा, दिस इज ए रिजल्ट दैट इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई। अब सबसे मजेदार है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझा दूं तो जेईई मेंस के कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जिसको ये स्ट्रक्चर पता हो, 30 सेकंड तो सर बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 13 सेकंड से भी कम में जवाब आता है। क्या आप लोग तैयार हैं स्ट्रक्चर सीखने के लिए? बोलो बोलो बोलो। किसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ध्यान सुनना भाई, ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ खास बात आपको यहां दिखेगी नहीं। एक ऐसी, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स, क्योंकि सर आपने यहां तो कुछ स्पेशल चीज बताई नहीं, किसी को जीरो नहीं किया, किसी का साइन अपोजिट नहीं किया। अब जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना। कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? 3। कितने कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं? 3। आप क्या करें, वेक्टर बनाना आता है? वेक्टर कितने लोगों को वेक्टर बनाना आता है? जल्दी से बताओ हाथ उठाकर। मैं अगर आपको बोलूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप की मदद से वेक्टर कितने लोगों को बनाना आता है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो वाली मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है जिसमें आप चाहो तो रो यूज कर लो और चाहो तो कॉलम यूज कर लो, जो आपकी इच्छा हो वो यूज करो। 3 वेक्टर बना लेना। क्या करना? 3 वेक्टर। कोई बोले सर मैं तो रो को इस्तेमाल करके बनाऊंगा, तेरी इच्छा है। कोई बोले सर मैं कॉलम को यूज करके बनाऊंगा, वो भी तेरी इच्छा है। अब 3 वेक्टर जरा देखना कैसे। V1 वेक्टर जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर का नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, सर ये वेक्टर कहां से आ गया। ये जो बता रहा हूं ये हमें रिजल्ट याद रखने में काम आएगा, ठीक है ना। एक दूसरा वेक्टर बना, ये रो 1 का हो गया, रो 2 का वेक्टर बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। रो 3 का वेक्टर बना, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। अब ये जो आपने 3 वेक्टर्स बनाए हैं, ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पहली चीज तो ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। कितने लोग यूनिट वेक्टर का मतलब जानते हैं? यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। तो मैंने इस बात को लिखते ही 3 इक्वेशन लिख दी। आपको पता चला क्या? अगर मैं ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता हूं, ध्यान सुनना, तो वो होता है बेटा ये, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक कंडीशन आपको मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें कितनी कंडीशन इन्वॉल्व होगी? 3 कंडीशन आपने लिख दी।
अब अगली चीज, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने इसमें 3 कंडीशन और भी लिख दी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आता है आपको? कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इसमें आपने 3 कंडीशन कौन कौन सी लिख दी? वेक्टर 1 का डॉट विद वेक्टर 2 0, वेक्टर 2 का डॉट विद वेक्टर 3 0, वेक्टर 3 का डॉट विद वेक्टर 1 0। कितने लोगों को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना आता है? मेरे ख्याल से वेक्टर में सबसे आसान चीज ही यही है सर, a इंटू एक्स, बी इंटू वाई, सी इंटू जेड। यस और नो? ठीक है। अब ये या तो आप इस रास्ते से जाओ, ये 6 कंडीशंस होनी चाहिए तब जाकर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है। अदरवाइज अगर आप सिंपल शब्दों में रखना चाहते हो याद, तो इनके स्क्वायर्स का सम, चाहे आप रो वाइज उठा लो चाहे आप कॉलम वाइज उठा लो, सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए? 1। पहली चीज। दूसरी चीज, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी वाई सी जेड, एक्स पी वाई क्यू जेड आर, ए पी बी क्यू सी आर, ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन का एडिशन 0 आता है। और यही बातें यहां बताइए। समझ में आया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि अब इस पे सवाल आता है यार। और जिसको ये पता है, देखो अब मजेदार चीज बताता हूं, जिसको ये पता है उससे फायदा देखना जरा क्या होगा। कहां गया सवाल? ये रहा। देखो 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 जल्दी से, जेईई मेंस 2019 का सवाल है, पहले भी आ चुका है अब भी आ रहा है। उसने बोला कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। सर ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। इसका मतलब सर ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करती है? A है वो कैसी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल। कैसी मैट्रिक्स है बाबू? सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब क्या होता है ऑर्थोगोनल? अच्छा, उसने पूछा है मॉड ऑफ पी बताओ। पहले ये कितने लोगों को दिखा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है? और अब कितने लोगों को पी की वैल्यू दिख गई बिना आप कलम चलाए? अरे यार तुम बहुत ढीले हो, क्या करे जा रहे हो? सर उसमें हमें बताया गया कि चाहे आप ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, मतलब रो वाइज। फिर सर हमारे गुरुजी ने यह भी बताया था कि चाहे आप कॉलम वाइज चले जाओ। वो जो वेक्टर मैंने वहां बना के लिखे हैं, मैंने रो वाइज बना के लिखे हैं। मैंने ये बोला था कि आप कॉलम वाइज बना के लिखोगे तब भी बात सत्य है। अरे बोलो, है ना? तो एक बच्चे ने ये वाला वेक्टर बनाया, ध्यान सुनना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वाह सर। 0 i कैप, 0 i कैप, पी जे कैप, क्यू के पी के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? सर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। हमारे हिसाब से मैग्नीट्यूड ये है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के हिसाब से मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यही आएगा, पी स्क्वायर बराबर 1/2। पी की वैल्यू इज प्लस माइनस 1/√2। सिर्फ वो पी ही पूछ रहा है, क्यू और आर पूछे ही नहीं, तो मैं क्या करूं? कितने लोगों को ऑप्शन दिखाई दिया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सर अगर आप इस पे मॉड लगा दो, मतलब मॉड मतलब इसका मॉड पूछ रहा है, तो प्लस 1/√2 होगा तब भी वही जवाब रहेगा, माइनस 1/√2 होगा तब भी जवाब रहेगा वही। अब किसी को ये डाउट तो नहीं है सर आपने वहां पर रो वाइज लिख दिया, यहां पर आपने आंसर निकालने के लिए कॉलम वाइज निकाल दिया? नहीं जी, आप कैसे भी बनाओ। समझे कि नहीं समझे? और वैसे भी आप देख सकते हो, कॉलम या फिर रो के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम 1 आना चाहिए। तो 0 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 1, तो 2p स्क्वायर बराबर 1, p की वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस मॉड आ जाएगा ये। अब इसको बोलते हैं 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन। इस पे और भी सवाल आए हैं, जेईई एडवांस में भी आया है कि एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है और ऐसा बोला गया कि ऑर्थोगोनल है, तो बताओ p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू ऐसे। तो मेरे ख्याल से आप संभाल लेंगे, हाँ या ना? वेक्टर बना के लिख लोगे कि नहीं लिखोगे? लखनऊ हाथ उठाओ, पीछे कितने लोग बैठे हैं? ज्यादा नहीं लग रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आई होगी और कोई परेशानी होगी नहीं। अच्छा, यहां से एक चीज और नोट करने वाली है,
अगर कोई, हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स खत्म, सारे प्रकार की मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी। इन तीनों की आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, 1, 2 और तीसरे की स्ट्रक्चर अगली स्लाइड पे लिखी है। स्ट्रक्चर मतलब ये दिखने में कैसी होती है, बाकी सबका नाम याद रखना है बस। ठीक है, अब आती है अगली एक और छोटी सी बात। अगर मैट्रिक्स ये है, ध्यान सुनना, ABC DE FGHI, उसके बाद में अगर आप ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज निकालते हो, ध्यान सुनिएगा, आराम आराम से शब्दों में सब समझ में आएगा। सर ये कौन सी मैट्रिक्स है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A और A के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया गया, मतलब आपको इसी मैट्रिक्स को इसी के ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। एक बहुत बड़ी मोटी जाडी मैट्रिक्स आ जाएगी, मुझे वो मैट्रिक्स जानने में कोई इच्छा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है सर डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अगर मैट्रिक्स ये है तो इसका ट्रेस ये आता है बेटा, जो 9 के 9 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ABCDEFGHI, इन सबके स्क्वायर्स का सम। हाँ, ये एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, या याद रखो तो फायदा हो जाएगा, वरना अच्छा ये सर आपने अलग से क्यों याद करवाई? बिकॉज ये 4-5 बार इस्तेमाल हुई है अलग अलग बार, कि जिसमें वो ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज पूछता है। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, मैं पूछूं ट्रेस ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज, तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे, उन सबके स्क्वायर्स का सम पूछ रहा है वो। ऑल्दो रटवा रहा हूं, मैं खुद जानता हूं कि रटवा रहा हूं, बट जो चीजें अब रटने वाली हैं, तो अच्छा कोई बोले सर हमें कैसे पता, तो बेटा तुझे A भी पता है, तुझे ट्रांसपोज निकालना भी अभी सिखाया, और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पिछली क्लास में सिखाया। मोटी जाडी मैट्रिक्स बना लेना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना, यही आएगा। ठीक है, तो यहां तक आप खुद पहुंच सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। एडजॉइंट में आप क्या करो, 2-3 टाइप का आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज, पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। पहले आप क्या करें? पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। अच्छा, कितने लोगों को ये कोफैक्टर वगैरह सब पता होता है? व्हाट इज कोफैक्टर? हाँ बेटा, बोल 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, सवाल वाला कि ये वाला? जल्दी बता। यही वाला ना? हाँ, नहीं समझा, दोबारा बोल। हाँ हाँ, अरे बाबू भैया, ये कहानी अलग किसी मैट्रिक्स के लिए है, इसमें ऑर्थोगोनल का कोई लफड़ा नहीं है, ये अलग है बाउंड्री। ठीक है, ऑर्थोगोनल वाली कहानी बस इतनी है, ये तो कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स हो, चाहे ऑर्थोगोनल हो चाहे ना हो, A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रेस है वो ये होता है। दोनों को मिक्स ना करें, एक ही स्लाइड पे लिख दिया, इस वजह से हो सकता है आपने मिक्स कर दिया हो, बट इसका जवाब ये हमेशा वैलिड है, कोई सी भी मैट्रिक्स उठा लो। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई। एक मैंने आपको मैट्रिक्स दी, 2 -1 0 1 2 3 3, या फिर 2 -1 0। मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं, ध्यान सुनना। कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो सुने ध्यान से। सर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, पहली चीज तो। किसका? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। साइन कैसे चलते हैं कोफैक्टर्स के? प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं,
पहली चीज, हर एक एलिमेंट का, कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 9। तो कितने कोफैक्टर्स होंगे इसमें? 9। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है तो मैं हर एक एलिमेंट, जैसे यहां पे बैठा है पहली जगह पर 2 की जगह 2 का कोफैक्टर लाके बिठा दूंगा। अब सर ये कोफैक्टर क्या बला है और कैसे लिखते हैं वही सिखा रहा हूं। आप साइन स्टार्ट करें यहां से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के एडजेसेंट में नेगेटिव, नेगेटिव के पास प्लस, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। पहले साइन लगा लें। इतनी बात क्लियर है? अब आओ, अगर आप इस 2 का कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो 2 का रो और 2 का कॉलम उड़ा दो। उड़ाने के बाद में यहां जो आपको ये दिख रहा है छोटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दो। बताना जरा, यहीं पे सॉल्व करके, साफ साफ दिख रहा है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इस इतने की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? सर 0 इंटू 1 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और एक और माइनस। समझ में आया? 0 माइनस ऑफ -2। क्या ये बात समझ में आती है? तो डिटर्मिनेंट वैल्यू +2 है कि -2 है? बहुत बढ़िया। तो इसकी जगह +2 मैंने यहां लिखा। अब आपको ऐसा लगेगा वो सेटिंग ही ऐसी की गई है डिटर्मिनेंट वैल्यू की कि 2 की जगह तुम्हें 2 ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं जी, अगला सोचते हैं। सर अगर आप इसका कोफैक्टर लिखना चाहते हो, साइन हमने पहले ही जमा लिए हैं, अगर आप इसका कोफैक्टर लिखना चाहते हो तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, उड़ा दो। मतलब पीछे मुझे एक छोटी सी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, कौन सी? 2 क्रॉस 2 की, 3 2 और 2 0। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना जरा। सर ये आएगी -4। अब इस -4 को यहां लाके रखो, और पहले से यहां पर एक माइनस साइन था, भूलिएगा मत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो जी, सर अब हम फटाफट इसका कोफैक्टर लिखना चाह रहे हैं 0 का। इसका कॉलम और इसकी रो उड़ा दो। कौन कौन बचा? सर 3 1 2 -1, 3 1 2 -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 और बीच में माइनस साइन। पूरा जवाब आ गया -5। तो 0 की जगह -5 लाके रखो, और पहले से यहां पर एक साइन विराजमान है। अब फटाफट इस काम को आप भी करें ताकि आप सीख जाएंगे। कॉपी में करें, साथ साथ में मैं कर रहा हूं। मुझे 3 का कोफैक्टर चाहिए। सर इसका रो और इसका कॉलम उड़ाओ। पीछे कौन कौन बच रहा है? -1 0 -1 0, -1 0 -1 0, जवाब आएगा 0। तो 3 का कोफैक्टर हो गया सर यहां पर 0। ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। तो ये इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो रही है। आप भी साथ साथ में सॉल्व करते रहें प्लीज। एक बोल रहा है एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक होती है। बेटा शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक सब कोई काम की नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट वैसे मैं आपको अभी फाइंड करना सिखा रहा हूं। जेई के सवाल में ऐसा कोई सवाल आता ही नहीं है जिसमें आपसे एडजॉइंट पूरा पूरा निकलवाए। ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज खेलना है, बट फिर भी एडजॉइंट बता दूं, एडजॉइंट में आपको कोफैक्टर निकालना भी आ जाएगा। अब आ जाओ, 1 का कोफैक्टर क्या होगा? इसकी रो और इसका कॉलम उड़ाया तो 2 0 2 0 बचा, और 2 0 2 0 की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है 0, है ना? फिर सर इसका और इसका कोफैक्टर निकालना है, 2 -1 2 -1, इसकी भी वैल्यू होती है 0। देखना जरा ठीक किया है क्या? तुम्हारा भी यही आ रहेगा। अगली रो कोई बोलना स्टार्ट करेगा प्लस माइनस प्लस के साथ, क्या आएगा? जल्दी चलो चलो चलो, इस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो इसकी रो और इसका कॉलम उड़ाओ। कौन कौन बचा? -1 0 1 2, -1 0 1 और 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए -2। अगले में चलिए, यहां पर और यहां पर 2 0 3 2, बहुत बढ़िया। और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहां 4 रखेंगे। यहां और यहां 2 -1 3 1, 2 -1 3 1, डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 -3 5। कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार। अब साइन से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, +4 -5। सर ये तो सारे 0 0 0, और ये पूरा -2 -4 +5। कोई परेशानी है किसी को?
और अब अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाहते हो, लिखने का तरीका ये होता है, ए डी जे बगल में ए, और उसमें हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का यहां से यहां जाते वक्त आप क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज। और डेफिनेशन भी यही बताई है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। बहुत बढ़िया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ये पहली रो है, इसको बना दो पहला कॉलम, ये दूसरी रो है, इसको बना दो दूसरा कॉलम, और ये तीसरी रो है, इसको बना दो तीसरा कॉलम। ये हमारा आंसर हो गया। एडजॉइंट निकालना आया कि नहीं आया? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर उसका ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। चलिए जी, अब मैंने जैसा कि आपको बताया एक निकाल के दिखाया है 3x3 का, बट आपसे कभी पूछेगा नहीं एडजॉइंट कभी भी, समझ में आया? अच्छा 2x2 का याद कर लो, 2x2 का पूछ सकता है और काम भी आता है। कोई भी 2x2 वाली मैट्रिक्स हो ना, जैसे मैट्रिक्स है ये, ध्यान सुनना, ए बी सी डी, ठीक है, आप क्या करो, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है, ठीक है, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, पहले तो प्रोसीजर चलते हैं, प्रोसीजर से इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। यहां पे पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके रो और इसके कॉलम को हटाने के बाद में सिर्फ बचेगा डी। कौन बचेगा? डी। इसके रो और इसके कॉलम को उठाने के बाद में बचेगा सी, इसके रो और इसको हटाने के बाद में बचेगा बी, और इसको बचेगा ए। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आ जाएगा डी माइनस सी और माइनस बी और ए, ये जवाब आता है। तो जिसमें याद रखने का तरीका क्या है, इन डायगोनल एलिमेंट्स की तो जगह बदल दो और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन बदल दो, जगह मत बदलो, सिर्फ निशान बदल दो। तो सर जब निशान बदलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, समझे कि नहीं समझे? इसको याद कर लो। 2x2 वाले को याद कर लो, 3x3 वाले को निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी, जबकि जरूरत पड़ती नहीं है। अब अगर मान लो मैं आपसे इसका एडजॉइंट पूछूं, ध्यान सुनना भैया, भाई साहब ध्यान सुनना, इसका एडजॉइंट बताइए। तो क्या बताया, जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं 2 और -3, इनकी जगह बदल दो, तो -3 और 2, और जो दूसरे वाले होते हैं उनके निशान बदल दो, तो ये नेगेटिव का है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का। यही हमारा आंसर है। क्या आपको ये वाली शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? ऑल्दो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया, उसके बाद में याद रखने के लिए बोला है, हाँ है ना? कोई समस्या है? हाँ ये काम आएगा, ध्यान रखना। चलिए जी, अब बात करते हैं फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप a इंटू बी का एडजॉइंट लेना चाहते हो तो एडजॉइंट ऑफ b, ये सब में काम करता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। कौन सा लॉ? रिवर्सल लॉ। जैसे कभी a इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज दोनों पे बांट दो और दोनों की जगह बदल दो, पहले वाला लास्ट वाला सबसे पहले, पहले वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। रिवर्सल लॉ मतलब जगह बदल दी गई। सेम कहानी एडजॉइंट में है, अगर आपसे पूछेगी एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो इन दोनों में एडजॉइंट बांट दीजिए, जो पहले वाला था वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट वाला था वो पहले आ जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर 3 लोग हों तो 3 में भी यही बात, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स की पहले पावर n लेनी पड़े और फिर उसका एडजॉइंट निकालना हो, तो इससे बढ़िया आप क्या करो, पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर उसकी पावर n लगा दो। समझे कि नहीं समझे? ये देखते जाना, ये सारी प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद में एडजॉइंट लेना बिल्कुल सेम होता है कि पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ट्रांसपोज लिखो, ठीक है। नाउ सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार प्रॉपर्टी है ये, कौन से वाली? जिसमें एडजॉइंट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट फंसा हो, मतलब एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, जहां पर k जो है वो क्या है? कांस्टेंट। इस पूरे चैप्टर में कुछ 2-4 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम कांस्टेंट को मैट्रिक्स से अलग करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बता चुका हूं, कितने लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि डिटर्मिनेंट साइन के अंदर अगर कांस्टेंट फंसा हो और आप अगर उसको निकालना चाहते हो तो वो सीधा सीधा अलग नहीं होता, पावर में n लेकर अलग होता है,
और n होता है ऑर्डर, है ना। ये वाली चीज, एक पहला केस जहां पर कांस्टेंट अलग हुआ मैट्रिक्स से। अब ये दूसरा केस जहां पर कांस्टेंट फिर अलग हुआ मैट्रिक्स से। ये कांस्टेंट जो है ये एडजॉइंट के अंदर फंसा हुआ है, इसको अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो ये पावर में n-1 लेकर अलग होगा। एडजॉइंट के केस में हर जगह पावर आएगी n-1, ठीक है। एडजॉइंट के केस में कितनी पावर आएगी बेटा? n-1, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए मॉड ऑफ a इंटू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है वो ये वाली, कि अगर आपको कभी, जैसे मान लो मैं यहां पर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैं पूछूं कि भैया बताओ इसके एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आपने इसके एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछी है, मतलब पहले अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। बहुत लंबा रास्ता हो गया सर। जबकि प्रॉपर्टी बोलती है क्या, कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो और उसकी पावर n-1 लगा दो। मैंने फिर बोला कि एडजॉइंट के केस में पावर चलती है n-1, समझ में आया? तो सर जिसको ये प्रॉपर्टी याद है उसको फायदा क्या हुआ, जिसको ये प्रॉपर्टी याद है उसको फायदा ये हुआ वो यहां से यहां जाएगा ही नहीं, वो इसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेगा। और जवाब क्या लिखेगा जरा बताना, पावर कितनी n-1, ऑर्डर कितना है सर 3, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की स्क्वायर है ना। तो आपको यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां जाके कैलकुलेट करो, इससे बढ़िया उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो आंसर। तो प्रॉपर्टीज हमारा काम जो है वो आसान करती हैं। ना बेटा ये भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखिएगा प्लीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने बॉक्स बना दिया है, 1 2 और यही यहां लिखी है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और उसके साथ साथ ये वाली चीज कि 2x2 में एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, ये भी याद होना चाहिए, सुनते जाइएगा। एडजॉइंट के बाद में बात आती है इनवर्स की। आपने जो लास्ट स्टेप में एडजॉइंट निकाला, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर उसका ट्रांसपोज, अगर आप उसी को ही ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दो तो ये आ जाती है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, समझ में आया? तो इनवर्स का फॉर्मूला सर बहुत आसान हो गया। एडजॉइंट से एक स्टेप आगे आपको जाना है, लिखने का तरीका है ए इनवर्स, पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, मतलब ये मत बोल देना कि ए की पावर -1 मतलब 1/a, ये पावर नहीं है, ये किसका साइन है, ये इनवर्स का साइन है। कभी ऐसे लिखते हो tan इनवर्स 5, तो इसको ऐसे लिख देते हो क्या 1/tan5? नहीं सर, ये क्या बदतमीजी है, यहां पर जो ये साइन लगा हुआ है ये पावर नहीं है, ये साइन है इनवर्स का। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो पहली चीज तो ये मत कर देना। दूसरा, व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला, बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है और 1/a एक कांस्टेंट नंबर है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक कांस्टेंट नंबर है, ये अंदर जाके इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी, हाँ या ना? अरे बोलो, चलो फिर ये बता दो फटाफट, इसका एक मैट्रिक्स ये देता हूं, इसका ए इनवर्स बता दीजिए। फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आ भी गया जवाब। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालो, आपने अभी अभी हमें शॉर्टकट सिखाया, शॉर्टकट कुछ नहीं है, वही लॉन्ग कट है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, सर डायगोनल एलिमेंट्स की तो जगह बदल दो, 5 और 2, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दूसरे वाले एलिमेंट्स के साइन बदल दो। और अब अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हो तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल लो,
और जब मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने जाता हूं 5 इंटू 2 10, 10 में से 9 गया 1। मतलब सर जब आप इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे या सबको 1/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रहेगा। कितने लोगों का जवाब यही आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ऐसे संभाल लेंगे। चलिए जी, नाउ सबसे पहली चीज, सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था गणित में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स आपके सामने आई जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है जीरो, इसका मतलब सर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है? सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होने का मतलब आपने जीरो से डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाती है? कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाती है? मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सर जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी। इन्वर्टिबल का मतलब है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इन्वर्टिबल का मतलब है नॉन सिंगुलर। ये दोनों एक ही शब्द है, वैसे शब्द अलग अलग है, मायने एक ही है। कैसे? क्योंकि इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सके, और इनवर्स किनका निकाला जाता है? जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है। नॉन सिंगुलर मतलब नॉन इन्वर्टिबल। ये क्या लिख दिया? नॉन सिंगुलर मतलब या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, किसी भी एक तरफ से नॉन हटा दो। अब आपको ये क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सर हमें ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, जो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिंगुलर, वो होगी नॉन इन्वर्टिबल। सही है, बिल्कुल। सिंगुलर का मतलब समझ में आता है क्या? हाथ उठाना जरा एक बार। नाम है नाम। हाँ सर, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगी वो क्या कहलाएगी? नॉन इन्वर्टिबल। अब आते हैं फटाफट प्रॉपर्टीज पर। पहली प्रॉपर्टी, ये तो एक बात थी। पहली प्रॉपर्टी के बाद में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यहां दिखाई दे रही है, वो बोल रहा है कि आपको इनवर्स निकालने के बाद में अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले आप इनवर्स निकालो फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। दिस इज 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, पहली प्रॉपर्टी याद करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनवर्स का इनवर्स, यहां से यहां पहुंचे, इसका फिर से इनवर्स निकालो, यही आ जाएगा। इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स खुद होती है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, चेक 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 चेक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा आता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करके देख लो, कितने लोग चेक कर रहे हैं? थोड़ा कलम चला के सर चेक कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, सर किसको पहले रखूं किसको बाद में रखूं? कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले रख ले किसी को भी बाद में रख ले। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है? मतलब क्या एक ऐसी मैट्रिक्स आ रही है जिसमें 1 1 0 0 लिखा हुआ है? हाँ या ना? किस किसने चेक कर लिया? एक ही इंसान ने चेक किया, मुझे तो एक का ही हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या बात है भाई? बाकी लोग, अच्छा सर आप लिख रहे हो तो गलत थोड़ी लिखोगे, सही ही लिखोगे। काहे चेक करना। आ जाओ, ये चौथी प्रॉपर्टी, K इंटू ए इनवर्स। अगर इनवर्स के साइन के अंदर कांस्टेंट फंसा हो तो वो अलग अगर होगा तो डिनोमिनेटर में जाकर लिखा जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा, छोटी सी बात मैं आपको क्या करना चाहूंगा? समझाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कि ये जो है ये पावर नहीं है, ये जो है ये क्या नहीं है? पावर नहीं है, ये महज एक साइन है। बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पावर की तरह ही बिहेव करती है। कितने लोगों को कंफ्यूजन हुई? कंफ्यूजन हुई, कंफ्यूजन। पहली चीज तो मैंने ये बोला कि ये साइन नहीं है। साइन का मतलब, आपने कभी 2 की पावर -1 देखा होगा, इसका मतलब सर आप उसके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हो, उसको डिनोमिनेटर में जाके लिखना है। तो बेटा ये होती है पावर। आप जितनी जगह और जिस जगह पे, जैसे मान लो आप यहां पर ये लगा रहे हो तो ये पावर नहीं है, ये साइन है।
आप ऐसे लिखते हो tan इनवर्स, तो ये पावर नहीं है, ये साइन है। आप लिखते हो sin इनवर्स, तो ये पावर नहीं है, ये साइन है। आप इनको नहीं लिख सकते कि ये 1/a लिखा हुआ है। नंबर की पावर में अगर -1 हो तब वो ऐसे बिहेव करता है, अदरवाइज नहीं होता। क्या मेरी बात समझे? तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज, जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को देखता हूं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस प्रकार लिखी जा सकती हैं जैसे ये साइन ना होकर पावर होती तो। सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये पाप है, ये गलत है। समझ में आएगा नहीं समझ में? बट आप इसको पावर मान के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख नहीं सकते बट मन में याद करने के लिए लिख लो। अब कुछ कुछ समझ में आया? और अभी भी कंफ्यूजन है तो भैया ये प्रॉपर्टीज है, ये याद कर लेना, और कुछ नहीं। ठीक है? तो वो बोल रहा है ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए होती है। ठीक है? और के जब अलग होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसमें भी रिवर्सल लॉ है, एडजॉइंट में भी रिवर्सल लॉ होता है, ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ होता है, और इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ होता है। मतलब कि a इंटू बी का इनवर्स लिखना है तो b का इनवर्स सबसे आगे, पहले तो ये दोनों पर बांट दो, इस पर और इस पर, और इनकी जगह बदल देना लिखते वक्त। सबसे पहले वाला सबसे पीछे और सबसे पीछे वाला सबसे पहले, तो b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 3 लोग हों तो ऐसे, बहुत सारे लोग हो पावर n तो इनवर्स की पावर n। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लास्ट में लिखी हुई एक प्रॉपर्टी और, कि कभी आपको a इनवर्स का एडजॉइंट निकालना पड़ जाए तो मैट्रिक्स A को उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। नाउ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 15 मिनट ढंग से बैठकर आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है? 15 मिनट ढंग से बैठकर आप इनको याद कर सकते हो। भैया याद कर लीजिएगा, बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। चलिए जी, अब शुरू करते हैं सवालों की झड़ी। शुरू हो जाओ फटाफट, पेन कॉपी निकाल लें और जवाब लिखना स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी जल्दी। पहले सवाल समझ लेना आराम से कि क्या बोल रहा है, क्या अब वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, लेफ्ट साइड में जब मैं देखता हूं तो बहुत सारी मैट्रिसेस छोटी छोटी मल्टीप्लाई हो रखी हैं, और वो राइट साइड में बोल रहा है इसके बराबर है। तो एक सवाल हमने किया जिसमें हम खुद एक ही मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब की बार एक सवाल उसने दे रखा जिसमें वो बार बार मल्टीप्लाई खुद ही करवा रहा है। तो शुरू हो जाओ। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, सर इसकी रो और इसका कॉलम 1 इंटू 0 मतलब 1 1 0 0, दोनों को जोड़ोगे ये आएगा 1। ये रो ये कॉलम 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 2 प्लस 1 3 0 सर 1। आराम से खुद सोचो ना भाई, खुद सोचो, मत परेशान हो। ये ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया वो ये आ रहा है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी। जल्दी से बताओ ये कितना आएगा? सर ये और ये 1, ये और ये 3 प्लस 3 6, ये और ये 0 0, ये और ये 1। बस जब भी कभी लार्जर मल्टीप्लीकेशन होता है, चाहे वो पावर की वजह से हो, चाहे लेफ्ट साइड में मौजूद छोटी छोटी मैट्रिसेस की वजह से हो, कितने लोगों को पैटर्न दिखाई दिया? ध्यान सुनना। सर जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कौन कौन सी मैट्रिक्स को, 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 0 1, तो जो हमारा जवाब आया वो ये रहा। जवाब क्या है जरा बताना? 1 3 0 1। तो एक चीज देख पा रहे हो, ये तीनों लोग तो सेम ही है। सर इन दोनों का एडिशन यहां लिखा गया है ना, 1 और 2 का एडिशन यहां। फिर आपने इस मैट्रिक्स को, अब ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको खुद पहचाननी है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वापस देखो,
ये इतना भाग और ये इतना पार्ट तो सेम ही है। सर अब की बार इसका और इसका एडिशन यहां लिखा गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना समझने के बाद पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करने का है बेटा, और मुझे ये बता लेफ्ट साइड में फाइनल आंसर क्या आएगा। सर ये तो अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं, एकदम चिपके हुए हैं। 101 तो यहीं रहेंगे। तो ये बाकी लोगों के साथ क्या कलाकारी हो रही है? सर 1+2 ये दोनों मिलके जुड़े, इसमें 3, ये अगले में जुड़ेगा 4। तो बेसिकली यहां पर जो नंबर आएगा फाइनली वो क्या होगा ये बताओ। अरे बोलो। सर वो इन सब लोगों का एडिशन, वो इन सब लोगों का क्या होगा? एडिशन। कितने लोगों को बात समझ में आई? पैटर्न ऑब्जर्व करके। क्या ऑब्जर्व करके? पैटर्न। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 का एडिशन बना 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 + 3 बना 6। आगे मल्टीप्लाई करोगे, एक और करके देख लो, नहीं विश्वास होता तो 1401 वाली से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, तो उसमें जो मैट्रिक्स आएगी वहां पर लिखा होगा 101 और ऊपर लिखा होगा 10। तो सारे नंबर जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं जब सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 तक का एडिशन लिखा होगा। अब जल्दी से मुझे इसका एडिशन बता दो कितना होता है। सर अगर ये वैल्यू जाती n तक तो इसका जवाब होता है n × n+1/2। बट सर ये n तक नहीं गई, ये n-1 तक ही गई है, तो इसमें से n घटा दे। मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा है n² + n -2n/2। ये लिखा हुआ है बेटा n² - n/2। ये लिखा हुआ है n × n-1/2। ठीक है जी। अब ये जो जवाब आया वो बोल रहा है ये इसके बराबर है 101 और यहां पर लिखा हुआ है 78। हमारे हिसाब से यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर हमारे हिसाब से यहां लिखा हुआ है n-1/2 और उसके हिसाब से यहां लिखा हुआ है 78। फटाफट n की वैल्यू बताओगे या कितनी होगी? जल्दी से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी। जल्दी से n की वैल्यू बता दीजिए सभी लोग। अरे ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ये पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली चीज कितने लोगों को नहीं समझ में आई? हाथ उठाओ। नहीं समझ में आई वो पूछ रहा हूं। तेरा वो वाला तेरा या 13? 13 वाला तेरा, बहुत बढ़िया। बस एक 13 ही आ रहा है और कोई जवाब ही नहीं आ रहा, दो आंसर नहीं आ रहे। एक -12 और एक 13, कौन सा जवाब हो सकता है? सर यहां -12 क्या करेगा आके? कौन सा जवाब होगा सिर्फ? अरे विश्वास कर लूं? कुछ तो बोलो। बहुत बढ़िया। एन की वैल्यू अगर आपने निकाली तो अब जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें एन पटको पहले 1 1 0 13 और वो पूछ रहे हैं कि इसका इनवर्स बताओ। मैंने बोला पहले एडजॉइंट बताओ। एडजॉइंट में सर बहुत सिंपल काम करना होता है। इन दोनों की जगह बदलो, सेम रहेंगे। इन दोनों के निशान बदल दो। ये आया एडजॉइंट। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? सर डिटर्मिनेंट वैल्यू है 1। अब अगर आप इसको 1 से डिवाइड करते हो या फिर सभी एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यही ए इनवर्स है। अब बताओ ए इनवर्स कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या बोलती है जनता? बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जवाब दें। रुकने का नहीं। क्या है सर? देखना जरा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए × ए डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज × ए के बराबर है। अच्छा ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है? कौन सी?
हाँ वो एक आंसर हो सकता है। कोई ऑर्थोगोनल नहीं बोलना चाह रहा क्या? ऑर्थोगोनल होगी भी नहीं, ठीक है। और सर बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ध्यान सुनना। ए इनवर्स इंटू ए डैश लिख लो या ट्रांसपोज लिख लो, एक ही बात है। भैया आपसे पूछ रहे हैं कि बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, वहां पर डैश लगाए ट्रांसपोज लगाए, एक ही बात है। जेईई मेंस 2014 में आया ये सवाल, बहुत बढ़िया। एक बार बताओ बी क्या है? सर बी है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर जो बी है वो क्या है? सर बी तो सब जगह बी ही रहेगा। अच्छा, क्या आपको ये कहानी समझ में आई? मैंने बी की जगह ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज रख दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज साइन हो, एडजॉइंट हो या इनवर्स हो, बट जाता है। बट बंटने के साथ साथ एक काम होता है, वो क्या होता है? सर रिवर्सल लॉ, पलट जाती है जगह। मतलब आप इन दोनों पे लगा दो पावर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये सेकंड नंबर पर है, ये पहले आएगा, फिर ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब सुनते जाना आराम आराम से। सर ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है ए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम को बदल दो, ये ट्रांसपोज आ गया, उसमें फिर बदल दो तो वापस आप मैट्रिक्स ए पर ही पहुंच जाओगे। समझ में आया? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी ए होता है, करके देखो। ए इनवर्स का इनवर्स, ये भी ए होता है, ठीक है। हाँ, एडजॉइंट का ऐसा नहीं होता, एडजॉइंट का एडजॉइंट ए के बराबर नहीं होता, ठीक है, वो अलग कहानी है। तो इसकी जगह ए। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर एक ही है। मतलब कि पहले आप इनवर्स लेते हो कि पहले ट्रांसपोज लेते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं इसकी जगह ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर बीच में आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज इंटू ए। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं? जहां पर मुझे ए ट्रांसपोज इंटू ए दिखाई दे, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप इनकी जगह बदल सकते हो। ये इस सवाल में दे रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सवाल में दे रखा है। तो मैंने अगले स्टेप पे जाते वक्त यहां पर ए और यहां ए ट्रांसपोज लिख दिया। क्लियर है कि यहां तक? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेलना। ना ही मैट्रिक्स ए दे रखी थी, ना ही मैट्रिक्स बी दे रखी थी, बट जवाब सीधा सीधा निकाला गया, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आता है कि हम सर प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। अभी हमें याद नहीं है, अभी हमें याद नहीं है, मैं मानता हूं, बट 10 या 15 मिनट घर पर अलग बैठकर लिख लिख के देखकर, वो जो आपने 4-5 बातें एडजॉइंट के लिए और 4-5 बातें इनवर्स के लिए बताई है, वो मैं याद कर सकता हूं या कर सकती हूं। कितने लोग इस बात पे हां भरते हैं? और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसे सवाल आपके सामने दम तोड़ देंगे, वरना फिर तुम्हें लगेगा सर इसका सवाल का जवाब कैसे दें। अगला सवाल जल्दी से। ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। सर इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। वही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो। अब ये जो लिखा हुआ है इसको क्लासरूम लैंग्वेज में लिख के दिखाऊं तो ए बी और ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है 8। यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है बेटा ए इंटू बी इनवर्स की। आपसे डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछी है बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज की। चाहे आप डीईटी लिखो बाहर, चाहे आप ये मॉड का साइन लगाओ। अब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछली क्लास में याद करवाई थी, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि डिटर्मिनेंट इन तीनों में बट जाता है? डिटर्मिनेंट साइन
डिटर्मिनेंट वाला जो चिन्ह होता है, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में बट जाती है। ये बात सर सुनी सुनी लग रही है, हाँ या ना? उड़ाओ हाथ जोर से। तो मल्टीप्लीकेशन में बांट सकते हो आप। तो सर एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, तीसरी मैट्रिक्स है ये है ये। अच्छा, आपको जानकर कितने लोगों को ये बात की हैरानी नहीं होती, मतलब जिनको ये पहले से पता है कि ये बराबर होते हैं, कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होती है। आपने पढ़ा हो ना डिटर्मिनेंट चैप्टर में थोड़ा बहुत, तो कि आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है ये डी, और एक मैं लिख रहा हूं इसका ट्रांसपोज, जिसमें मैंने रोज को बना दिया कॉलम। इन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। सिर्फ रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदलने से डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं बदलती। तो बस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं, दीज टू आर इक्वल। ठीक है सर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट ए, तो ये ए का स्क्वायर और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सर ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन, देखते जाइएगा। दूसरी इक्वेशन पे आपका ध्यान। सर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आपने अभी सिखाया कि हम मल्टीप्लीकेशन में डिटर्मिनेंट साइन को बांट सकते हैं, और अभी अभी ताजा ताजा प्रॉपर्टी बताई गई कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना? दो इक्वेशन, दो अननोन, आप यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां पर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइड कर दो 8 से। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बस। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह मैं ये लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन 8 बराबर 8। ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, यहां लिखा हुआ है 64। कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका जवाब 64 आता है, जिसकी पावर 3? सर 4। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है तो तुम मुझे एक बात बताओ, 4 अपॉन 8 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? हाफ। क्या ये क्लियर है दोनों को, सबको, यहां तक की सिचुएशन? अब चलते हैं सर इस तरफ। अच्छा, कोई स्टेप परेशान कर रहा हो तो पूछ जरूर लेना आराम से। उसने पूछा कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ। सर सेम लॉजिक, बांट दो पहले। अभी अभी पता चला इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ट्रांसपोज और सेम, मतलब एक डिटर्मिनेंट हो और एक उसका ट्रांसपोज हो, वैल्यू सेम होती है। तो आप इन दोनों की जगह मॉड ऑफ बी या डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, इसकी जगह आज ही सिखाया था, बस दोनों आपके पास तैयार हैं। सर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज हाफ का स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 4। ऑप्शन सी 1/16, है ना? किसी को कोई परेशानी है तो पूछना जरूर, और अगर परेशानी नहीं है तो एक बार हाथ उठा दीजिए कि हां सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और मैट्रिक्स के बड़े ही आसान आसान से सवाल होते हैं भैया। ये जो अगला सवाल था वो हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में सिर्फ प्रॉपर्टीज है और कुछ हल्के फुल्के चीजें याद करने वाली हैं। उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट चैप्टर सबसे ज्यादा मशहूर जिसके लिए है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। बहुत बढ़िया, अभी तो सिखाया कि अगर आप, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती। डिटर्मिनेंट एक नंबर के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है बेटा? एक नंबर के बराबर। अगर आप ऐसा लिखते हो 2 3 5 6, तो भैया ये लिखा हुआ है 12 माइनस 3 15, मतलब सर ये लिखा हुआ है -3 के बराबर, है ना? तो ये पूरा डिटर्मिनेंट सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है, ये वैल्यू है, समझे? पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि आप कोई डिटर्मिनेंट लिखें, या डिटर्मिनेंट अब की बार डी से डिनोट कर देता हूं, और उसका ट्रांसपोज लिखें, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। यहां पर a1 b1 c1 ऐसे हैं, यहां पर a1 b1 c1 ऐसे हैं,
मतलब यहां से यहां जाते वक्त रोज को कॉलम में बदल दिया गया है, दोनों की वैल्यू होगी बराबर, बीच में बराबर का निशान दिख रहा है। मतलब हम अपनी मर्जी से कभी भी रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बदल सकते हैं। हाँ है ना, ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड बाय साइन ओनली। इसको मैं आपको ऐसे याद रखने के लिए बोलूंगा, वन चेंज नेगेटिव साइन आ जाएगा, और या फिर वन चेंज मतलब वन की जगह आप सही प्रिसाइजली लिखोगे तो ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। ऑड चेंजेस तो नेगेटिव साइन आ जाता है, इवन चेंजेस तो वैल्यू क्या रहती है, सेम। अब सर क्या मतलब है इसमें ऑड चेंज इवन चेंज, वो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप मुझे फटाफट लाइटनिंग स्पीड से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओगे क्या? इसकी वैल्यू बताओ फटाफट 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 जल्दी से सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दीजिए सभी लोग। और मैं पहले ही बता देता हूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में गलती होती है, ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में क्या होती है बेटा, एरर हो जाता है, प्लस माइनस इधर उधर हो ही जाता है, तो बच के कीजिएगा कैलकुलेशन। हाँ जी, क्या जवाब आ रहा है जल्दी से बताओ। चलो मैं और चेक कर लेता हूं, बाकी लोग भी देखिएगा। जैसा कि आपको पहले बताया था, यहां प्लस माइनस, हाँ देख लेते हैं बेटा, प्लस माइनस प्लस लगाओ, प्लस इंटू 3, इसके साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट ये और ये हटाने के बाद में -1 -3, फिर माइनस इंटू -1 दैट इज +1, इसको और इसको हटाने के बाद में 2 3 2 -1 2 3 2 -1, ये लिखा हुआ है -2 -6, सर ये लिखा हुआ है -8, और फिर 0 इंटू प्लस साइन, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे वाला सारा 0 हो गया। सर ये लिखा हुआ है -4 -12 -8, ये कौन था भाई जो +20 बोल रहा था? +20 वाला कौन था भाई? -20 जवाब आ रहा है, कितने लोगों का -20 आ रहा है? अगर आपका आंसर +20 भी आ रहा है तो भी गलत है। ये मत सोचना कि थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत होना तो बहुत ज्यादा गलत है, समझ में आया? क्योंकि थोड़ा सा गलत होने पर जेई वाले एक गिफ्ट देते हैं जिसको बोलते हैं -1, समझ में आया? तो या तो गलत होना है तो पूरा गलत हो, पूरा गलत भी नहीं हो सकते, उस पर भी -1 गिफ्ट मिलेगा। या तो सवाल छोड़ो ही मत, छेड़ो ही मत, बोले सर हमें नहीं आता ये कैलकुलेट करना। जब आप नहीं छेड़ रहे हो तो आप यहां हो, अगर आप सही कर दे रहे हो तो आप यहां हो, और आप थोड़ा सा गलत कर दे रहे हो तो आप यहां हो। देख लो बेटर पोजीशन कौन सी है, अपने आप हिसाब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और आईआईटी एडवांस वालों को तो बढ़िया काम है, +3 या +4 गलत कर दो गलती से और पताल लोग में धसा देते हैं, बोले चलो नीचे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देख लेना भाई साहब, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ चल रहा है आजकल मार्केट में। चलिए जी, अब सर ये ऑड चेंज इवन चेंज तो समझाया नहीं, आप भी पता नहीं कहां की बात किधर ले जाकर छोड़ देते हो। देख भाई, मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं, इसका नाम बदल दिया। एक चेंज क्या है, रो 2 और रो 3 की, या फिर रो 1 और रो 2 की पोजीशन बदल दे। जो तेरी रो 1 है उसको रो 2 की जगह लाके लिख, सर 3 -1 0, और 2 1 3 को ऊपर ले जाके लिख, बहुत बढ़िया सर 2 1 -1, ये एज इट इज। इसको बोलते हैं एक चेंज। तो यहां पर जो बात लिखी हुई है कि जब आप एक चेंज करोगे, एक चेंज, 3 चेंज, 5 चेंज, कितने भी कर सकते हो, तो एक नेगेटिव साइन फालतू आ जाता है। मतलब जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये आएगा +20, है ना? अब इसमें एक चेंज और कर, एक और चेंज। सर कौन कौन सा चेंज कर सकते हैं हम? आप रोज को आपस में बदल सकते हैं और कॉलम्स को आपस में बदल सकते हैं। अब मैंने रो बदल के दिखाई थी, अब मैं आपको कॉलम बदल के दिखा रहा हूं। कॉलम बदल दे सर, 2 3 2, ये एज इट इज, ये 3 0 -1 वाला इधर और ये इधर। ठीक है, अब यहां से यहां जाते वक्त आपने कितने चेंज किए? एक चेंज,
तो जो भी वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। एक चेंज करने पर नेगेटिव साइन फालतू आता है। अब आप जब इसको देखोगे, यहां से यहां जाते वक्त कितने चेंज हुए, एक और एक, दो चेंज। तो जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी रही। क्या मेरी बात समझ में आई? इसकी उसकी टाइप कुछ है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये रही आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों। और देखिए प्लीज, कुछ समझ में आए तो मुझे भी समझाना। कहा है सर, देखते हैं। इन बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज आपको एक जैसी दिखाई दे या एक दूसरे की मल्टीपल दिखाई दे तो उसकी वैल्यू 0 आती है। बताना नहीं, ये दोस्तों के साथ मजे लेने के काम आता है ये वाली प्रॉपर्टी। कैसे? इधर देख, मन ही मन में डिटर्मिनेंट बना रहा हूं 3, 5, 8, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर, 6, 10, 16। अब बदला लेते हैं। हरामखोर ने हमें टॉफी कम दी थी सर बर्थडे पर, 256, 331। सर बदला पूरा कस के लो, 110582। बोले ले इसकी वैल्यू बता कितनी होगी। हाँ अब पकड़ा गया सर, हमें तो पता है इसकी वैल्यू 0 है। कैसे? सॉल्व कर लेना आप घर पे जाके, क्योंकि ये दोनों रोज आपस में क्या है, मल्टीपल। फिर एक बोला सर इसमें तो शायद वो पहचान सकता है, क्या पता उसने भी ये बात पढ़ रखी हो। तो मैंने कहा अभी तेरे को एक चीज सिखाई थी वो कर दे। क्या करें सर? इसमें 2 बदलाव कर दे। 2 बदलाव मतलब पहले तो इन दोनों रोज को बदल दे, 5, 10, 331 और 3, 6, 2, 5, 6। और इस रो को ऐसे ही रहने दे, 8, 16, 10582। अभी भी इसकी वैल्यू 0 ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी। एक बदलाव करने पर 0 के आगे माइनस साइन लगाओगे तो 0 ही रहेगा। अब एक और बदलाव कर दे, ये तूने रो बदली, अब कॉलम बदल दे। तो 10, 6, 16 है ना? कॉलम तो अभी बदला ही था शायद। क्या बोलता है? अभी मैंने क्या बदला? सर आपने रो बदली, ठीक है। अब आप एक काम करो, कॉलम बदल दो, या फिर कॉलम ना भी बदलो तो ऐसे लिख दो। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में क्या दिखाई दे, एक दूसरे की मल्टीपल, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। कैलकुलेट करके देख लेना घर पे तसल्ली से, मेरी बात का विश्वास अगर ना हो तो। या तो सर दोनों सेम ही हो जाएं। सेम मतलब आगे चलकर आपको पता चले कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, यहां पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहां 111, यहां 111। 100% इसकी वैल्यू 0 है। यहां चाहे कुछ भी लिख लो, जो आपकी इच्छा हो वो लिखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, अगर आप एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर अंदर जाकर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना? मैट्रिक्स में वो नंबर अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटर्मिनेंट के केस में वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट लिखा मैंने ABCD, मैंने बोला बताओ 3D क्या होगा, मतलब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस 3 को या तो रो 1 में भेज दो, जी बिल्कुल सर, 3A 3B C और D एज इट इज। फिर या सर आप हो सकता है इसको कॉलम 1 में भेज दो, 3A 3C B और D, ये भी ठीक है। या फिर सर आप इस 3 को रो 2 में भेज दो, तो 3C 3D A और B। समझ पा रहे हो? तो जब मैं 3 को अंदर भेज रहा हूं तो सबसे जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भेजा जाता है। कौन सी रो और कौन सी कॉलम वो तुम्हारी इच्छा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ओ भाई संभाल लोगे क्या? अच्छा ये सब लिखने में बड़ी बड़ी हैं, लिखने में बड़ी बड़ी है, शॉर्ट में अगर आप समझे तो ये क्या बोलती है ये वाली प्रॉपर्टी, कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। ये पूरी बात यही लिखी हुई है, लिखी थोड़ी भयंकर तरीके से हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर, अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हो तो साइन सेम रहेगा,
ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करते हो तो साइन एक नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपको पता चले कि एक रो दूसरे की मल्टीपल है या बराबर है या कॉलम बराबर है दो, तो उसकी वैल्यू आती है 0। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो वो कांस्टेंट जाकर या तो एक कॉलम या फिर एक रो में जाकर मल्टीप्लाई होता है, सबसे मल्टीप्लाई मत कर देना। अब जो ये प्रॉपर्टी है वो ये क्या बोल रही है, ध्यान सुनो, बस यहां देखो, वो सब मत पढ़ो, यहां पे देखो जरा, यहां देखने से ही काम चल जाएगा। अगर आप पहले यहां से यहां जाते हैं, अगर आप दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़ना चाहते हो, अगर आप दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़कर एक बनाना चाहते हो, तो पहली चीज उसके दो रोज या दो कॉलम सेम होने चाहिए। दोनों के दो रोज सेम दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी सर। दो कॉलम सेम होते तो भी चल जाता, पर अभी दो रोज सेम है। दो रोज सेम होने के बाद, ये पता करने के बाद में, जो तीसरी रो है जो सेम नहीं है, उनके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली जोड़ दो। a1 प्लस एक्स, a1 प्लस एक्स। सर यहां पर b1 यहां y, तो b1 प्लस वाई, यहां पर c1 यहां z, तो ये क्या बन गया, c1 प्लस z। अब ऐसा करते वक्त जब आप दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़कर एक बनाएंगे तो एक ही रो के एलिमेंट जोड़ सकते हो। ऐसा मत कर देना कि सर इसको इसमें जोड़ दिया, इसको भी इसमें जोड़ दिया, इसको भी इसमें जोड़ दिया, इसको भी इसमें जोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में वो काम होता है, डिटर्मिनेंट में वो काम नहीं होता। तो बेसिकली अगर आप दो डिटर्मिनेंट्स को जोड़ना चाहते हो तो पहले तो दोनों की दो रोज सेम होनी चाहिए या दो कॉलम सेम होनी चाहिए। फिर जो तीसरी रो या तीसरा कॉलम बच गया, उनके एलिमेंट्स को सिर्फ जोड़ सकते हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बाकी किसी को नहीं जोड़ सकते। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेटा ऑपरेशंस। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, ऑपरेशंस। ये समझाता हूं अभी, ये यहां से समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ लो फटाफट, क्या है सर, इफ बाय पुटिंग x इक्वल्स टू a द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब होता है बिकम्स 0। अगर आपको पता चले कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो x माइनस a उस पूरे का क्या है, फैक्टर। अब इस प्रॉपर्टी पे आता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशंस कितने लोगों को लगाने आते हैं, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, हाथ उठाकर, ताकि मुझे पता चले कि हां सर हमें ऑपरेशन लगाने आते हैं डिटर्मिनेंट पे। कम कम ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, ये समझने वाली बात है। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट आपके सामने लिखा डी, ठीक है, कोई मुझे फटाफट इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा क्या, सही से, गलत वाली नहीं चाहिए, गलत वाली मुझे भी पता है, सही वाली बताओ। या फिर एक काम करें, वो जो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था उसी को उठा लूंगा, 3 माइनस 1 0 2 1 3, चलो ये वाली है। हाँ, विश्वास थोड़ा कम ही है मुझे तुम लोगों के पर, इस वजह से। इसकी वैल्यू हम सब ने कैलकुलेट की थी, ये -20 आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। पहली चीज, ये है भाई साहब रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। आप ये वाले ऑपरेशंस लगा सकते हैं, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे अब जब ये लिखा होता तो इसका मतलब समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूं। सेम आप कॉलम में भी लगा सकते हो। जो बात मैं आपको रो के लिए सिखा रहा हूं वही बात कॉलम के लिए भी वैलिड है, बोलो हाँ है ना। अब इसमें क्या बोला जाता है, ध्यान सुनना, आप एक रो के एलिमेंट्स को बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दूसरे रो के एलिमेंट्स। समझ में आया, आप एक रो के एलिमेंट्स को बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दूसरे रो के एलिमेंट्स। कैसे बदल सकते हो,
यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूं, ध्यान सुनना। मैंने रो वन के एलिमेंट्स को बदल दिया, दिस इज द साइन ऑफ बदल दिया, मतलब रिप्लेस कर दो। अच्छा, जिसको बदल रहे हो वो यहां पर विद कोफिशिएंट 1 ही लिखा जाता है, तो यहां रो 1 है तो यहां भी रो 1। इसमें 2 टाइम्स रो 2 डाल दो और -3 टाइम्स रो 3 डाल दो। ठीक है, अल्फा और बीटा मैंने डिसाइड किया, मैं रो 1 के एलिमेंट्स को बदल रहा हूं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। ठीक है, ये पहला पहला ऑपरेशन है तो मैं आराम से लगा के दिखाता हूं। सर रो 1 क्या है जरा बताना। रो 1 है 3 -1 0 और रो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 2 r 2? सर 4 2 6, 4 2 6, रो 2 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर रो 3 के सारे एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 r3। तो जरा बोलना ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा -6 -3 +3। अब सबको जोड़ दे, 7 में से 6 गया 1, सर -4 + 2 -2 और ये आ गया 9। तो मतलब एक डिटर्मिनेंट आया मेरे पास, नया डिटर्मिनेंट डी डैश या फिर D1, जिसमें मैंने सिर्फ रो 1 बदली और हमारी नई रो 1 ये है 1 -2 9 और रो 2 और रो 3 एज इट इज है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी -20 होगी। कैलकुलेट करके देखो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कैलकुलेट करके देखिए कितने लोगों को ऑपरेशन लगाना आया। सबसे पहली बात, आप एक डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के एलिमेंट्स बदल सकते हो दूसरे रो के एलिमेंट्स की मदद से। जब मैं बोलता हूं कि बदल सकते हो तो सर ये बात नेचुरली हमारे दिमाग में अपने आप आ जाती है कि क्या हम कोई ऐसा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं जिसमें मैंने रो 2 और रो 3 तो एज इट इज रखी और इसके एलिमेंट्स में 3 जोड़ दिया, इसको लिखा 6, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3। क्या ऐसा करना संभव है या फिर मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। क्यों सर क्यों? आपने रो 1 के एलिमेंट्स में यहां से यहां जाते वक्त 3 जोड़ दिया, सीधा ही 3 जोड़ दिया, जबकि आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आया? मैंने इसमें भी 2 और -3 जोड़ा है, बट पहले रो 2 और रो 3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, सीधा सीधा नहीं। यहां से यहां जाते वक्त तुम तो ये बोल रहे हो कि रो 1 के एलिमेंट्स में 3 जोड़ दो। ये 3 जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर है बेटा, आपने बाहरी किसी मदद से इसमें बदलाव लाया। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं जी, ऐसा मत करिएगा। अगर आप एक रो को बदल सकते हो, अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो रो 2 या रो 3 में से किसी एक को इस्तेमाल करो। सर दोनों को यूज करना जरूरी है क्या? नहीं जी, कोई जरूरी नहीं है। कोई बोले कि मैं तो सिर्फ इस पे ये ऑपरेशन लगाऊंगा। ध्यान सुनना, आप कॉलम के लिए सुन लो कि मैं कॉलम 1 में -2 टाइम्स कॉलम 3 कर रहा हूं। जब आप ऐसा लिखते हो इसका मतलब कि मैं सिर्फ एक ही कॉलम बदल रहा हूं। कौन सा? कॉलम 1। कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। मैं कॉलम 1 को बदलना चाहता हूं, कैसे बदलूंगा? कॉलम 1 खुद यूज होगा। लिखो कॉलम 1 क्या है, 3 2 2। कॉलम समझ में आता ना, ये वाला। और सर उसमें आप कॉलम 3 के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो। तो एक बात, अगर ये कॉलम 1 है तो -2 इंटू C3 क्या हो जाएगा? इस कॉलम के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई कर, 0 -6 और 2। अब इनको जोड़ दें, जैसे ही जोड़ेगा ये आएगा 3, ये आएगा -4, ये आएगा 4। तो 3 -4 और 4, ये एक नया डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसको बोल रहा हूं D2 या D3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू भी -20 आएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कैलकुलेट करके देखें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप रो 1 या किसी भी रो को बदल सकते हो। अब नोट करने वाली बात, पहली बात नोट करने वाली, आप एक बार में यहां से यहां आते वक्त, इसको बोलते हैं एक बार में केवल और केवल 2 ही रो बदल सकते हो। आप ये नहीं बदल सकते, ये नहीं बोल सकते कि तीनों बदल दो। तीनों बदल दो मतलब, एक ने बोला सर रो 1 में तो लिख दो रो 1 प्लस रो 2, और रो 2 में लिख दो सर रो 2 प्लस रो 3, और रो 3 में लिख दो सर रो 3 प्लस रो 1। इसका मतलब है आपने तीनों बदल दी। इसका मतलब आपने क्या किया?
तीनों ही बदल दी, ये रॉन्ग है, इससे वैल्यू सेम नहीं आएगी। हम जो ऑपरेशन सीख रहे हैं उनको लगाने पर क्या होता है, वैल्यू सेम रहती है, डिटर्मिनेंट वही रहता है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला काम मत करना, समझ गए। दूसरा काम ये भी मत करना, जैसे इसमें क्या गड़बड़ है, मतलब यहां जो ये लिखा है मैंने, इसमें क्या गड़बड़ है। पहले आपको इस ऑपरेशन का मतलब समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है, मैं बोल के बताता हूं। रो वन की जगह रो वन प्लस रो टू लिख दो, मतलब रो वन की जगह इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ के लिख दो, रो टू की जगह रो टू रो थ्री और रो वन के एलिमेंट्स को जोड़ के लिख दो। ये भी नहीं कर सकते, मैंने दो ही रो बदली, कौन कौन सी रो बदल रहा हूं, एक R1 और एक R2, बट इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो समझ में आ रहा है। जो रो बदल चुकी है, जो रो बदल चुकी है उसको दूसरे में इस्तेमाल नहीं करते, समझे। मैंने देखो पहले क्या किया, रो वन को बदला, और अगले में क्या कर रहा हूं सर, मैं उसी स्टेप में ही मैं रो वन को फिर से यूज कर रहा हूं। अगर ये यहां पे रो वन नहीं लिखा होता अब ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये आप रो वन लिख रहे हो तो गड़बड़ है। तो ये कुछ इसके छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे अब आता हूं, सर ये जो एक साथ बदलाव करते हैं वो थोड़े आप ऐसे बोल दो कि हाई फाई लोग करते हैं, जो एक ही बार में जैसे यहां से यहां आते वक्त ही वो क्या करेंगे, एक दो बदलाव कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन अवॉइड करनी है तो हमारे क्या है, फालतू स्टेप्स ही तो बढ़ेंगे, हम एक बार में एक ही रो बदलेंगे, काम खत्म। यहां पहुंचने के बाद में फिर दूसरी बदल देंगे। क्या आपको यह समझ में आता है। तो इफ यू वांट टू अवॉइड एनीथिंग, मतलब आप अगर चाहते हो कि आपसे कभी गलती ना हो, तो एक बार में एक ही रो बदला करो, या फिर एक बार में एक ही कॉलम। सर एक बार हमने रो बदला, अगली बार कॉलम बदल सकते हैं, हाँ जी, बट एक बार में आप या तो रो बदलोगे या कॉलम बदलोगे। क्या मेरी बात समझ में आई। इसको बोलते हैं ऑपरेशंस, और दूसरे की मदद से बदलेंगे, दूसरे रोज और दूसरे कॉलम्स की मदद से बदलेंगे, है ना। ठीक है, अब ये कुछ तीन डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, प्लीज मेमोराइज कर लेना। प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, इस पे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। इसको बोलते हैं बेटा सर्क्यूलेंट, इस डिटर्मिनेंट का नाम भी है। वैल्यू मैं पहले से सॉल्व करके लाया हूं। सर्क्यूलेंट मतलब ये लिखा हुआ सामने, सर्कुलेंट मतलब ऑर्डर में चलते हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। इसकी जवाब ये होता है, मतलब अगर आप इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजते हो तो ये लिखा हुआ है 3ABC माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओरिजिनल वैल्यू ये है, बट माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल के लिखना चाहते हो तो ये पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा डिटर्मिनेंट देख लेना आराम से, इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है। मैंने क्या बोला, मेमोराइज, याद हो तो बहुत फायदा हो। अब एक सवाल पूछा गया जेई मेंस में, फटाफट देखना। If A, B and C are positive numbers, then possible value of is फटाफट। ये जेई मेंस का सवाल पूछा हुआ है, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी इसमें पहले एक बार बात हुई थी ऐसी। उसने इस सर्कुलेंट की वैल्यू पूछी कि पॉसिबल क्या हो सकती है, ध्यान सुनना मेरी बात। अब मैंने आपको एक हिंट दिया था बहुत पहले, जब ये वाली चीज कहीं लिखी हुई दिखाई दे तो कुछ सोचने के लिए बोला था। कोई याद दिलाना चाहेगा क्या मुझे।
सर कहीं पर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएं तो आपने ये सोचने के लिए बोला था हमें, कोई तो बोल। अरे महाराज कोई ऐसी इनइक्वालिटी आपके सामने नाम लिया गया था क्या, कोई ऐसी इनइक्वालिटी का जिसमें पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी? वाह वाह वाह, जागे जागे जागे, यस सर, हमें थोड़ा सा हिंट दे दिया करो पूछने से पहले कि ये पूछने वाला हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं मुझे पता है इसका आंसर आएगा 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सर आपको कैसे पता है? अभी पिछली स्लाइड पे याद करवाया, ये रहा, ठीक है, याद होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान रखना। जिसके ऊपर बोल दूं कि मेमोराइज मतलब मेमोराइज, नो इफ नो बट, ठीक है सर। अब एक काम करो, वो पूछ रहा है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप सिर्फ मुझे इन 3 नंबर्स पे एम जी एम लगा के दिखाओ, क्योंकि अगर एबीसी पॉजिटिव है तो ये तीनों भी पॉजिटिव होंगे। क्या आपको एम जी एम इनइक्वालिटी लगानी आती है? बातें थोड़ी हाई फाई है, बट क्या करें, यही जेई वाले कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी। क्या आपको एम जी एम इनइक्वालिटी लगानी आती है? हाँ सर। एम बोलता है कि तीनों का सम, सुनते जाना, अपॉन 3, और जीएम बोलता है तीनों का मल्टीप्लीकेशन। और कितनी पावर मल्टीप्लाई कर रहे हो सर? कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 नंबर्स को, तो 1/3। और एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से। कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है ये एबीसी लिखा हुआ है, पावर 1/3 को अंदर भेज के, और ये 3 को इधर भेजा। अब इस पूरे को इस तरफ लेके जा, 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, है ना? इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है यही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये 0 या 0 से छोटा हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यूज इज बी एंड डी, पॉसिबल वैल्यूज इज बी एंड डी। अब ये मत सोच लेना जेई मेंस में सर मल्टीपल करेक्ट कब से आने लगे, ये तो मैंने ऑप्शन यही डिसाइड किए। तो वो अगर चाहता है आपसे तो यहां पे कर देगा 3, तो 2 1 3 और -3 अगर ऑप्शन होते तो इनमें से नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? बिकॉज डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी, समझे? 0 या 0 से क्या होगी? छोटी। तो 0 और 0 से छोटे 2 ऑप्शन है। बट अगर आप इसमें एक शब्द और इंक्लूड कर दो, ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आता है? अलग अलग। तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों बराबर नहीं हो सकते। और अगर तीनों बराबर नहीं हो सकते तो एक बार बताओ, इक्वालिटी कब होल्ड करनी सिखाई थी? मतलब आप बोल रहे हो कि ये 0 के बराबर कब होगा? जब यहां इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहां इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब यहां इक्वालिटी होल्ड करेगी। यहां इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ए बी और सी तीनों बराबर हो। अब की बार सर उसने वर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट, तीनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब इक्वालिटी कभी होल्ड करेगी नहीं। इक्वालिटी कभी होल्ड करेगी नहीं, द ओनली पॉसिबल आंसर इज, तो फिर ये नेगेटिव ही हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए जी। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। हमारा ऑपरेशन लगाने का एक ही लॉजिक होता है कि ऑपरेशन लगाकर हम मैक्सिमम 0 बना पाए, मैक्सिमम जीरो बना पाए, ये सोचते हैं हम, ठीक है? चलिए जी। एक सवाल सॉल्व करोगे फटाफट? थोड़ा खतरनाक है बट मजेदार है। अच्छा, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का था। ये बात समझ में आती है? मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे? वही सर, पहले से रो दूसरे से कॉलम।
ऑल्दो और भी तरीके होते हैं, इसमें हर टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है, दोनों से कॉलम कॉलम उठा लो, दोनों से रो रो उठा लो, बट काम की सिर्फ वही है, पहले वाली डिटर्मिनेंट से रो, दूसरे वाले से कॉलम, जैसे आप मैट्रिक्स में कर रहे थे सेम वैसे ही। अब ये सवाल जरा देखना ध्यान से, क्या है वो बोल रहा है कि जो एफ एन है, एफ एन मतलब फंक्शन ऑफ एन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। हाँ सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, कहीं देखा है हमने, क्वाड्रेटिक में देखा था, याद है, बट इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, सुनते जाना आराम आराम से। तो मैं जिस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं उसमें यहां लिखा हुआ है 3, फिर से लिखा हुआ है 1 प्लस F1। F1 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 पुट कर दो। फिर लिखा हुआ है सर 1 प्लस F2। F2 का मतलब क्या है, वहां पर n की वैल्यू 2 पुट करो, ध्यान सुनना सामने देखते हुए। फिर वापस इसको भरना स्टार्ट करो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा F1, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा F1, फिर सर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर F2, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सुनते जाना आराम आराम से, मजा आएगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, या फिर एक ऐसा नजरिया आपको दे रहा हूं जो कि जनरली किसी कोचिंग में किसी भी बैच में चले जाओ तो नहीं बताया जाता, और मैं जोखिम उठा रहा हूं तुम्हें क्रैश कोर्स में बताने की, तो मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्या आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन? डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन मतलब अगर मैं आपको दो डिटर्मिनेंट दूं तो क्या आप उसको मल्टीप्लाई करके एक बना के मुझे दे सकते हो? अरे हाथ उठाओ भाई, मैट्रिक्स को कर सकते हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूं सपोर्ट करना, तुम ढंग से अपोज भी नहीं कर रहे हो। जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे महाराज बच्चों, वैसे ही डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अरे भाई गलत जोखिम उठा लिया लग रहा है, क्या बोलते हो? सर अब तो फंस गए आप। अरे बेटा, ओ बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? वैसे ही तो करना है बस, साइन, अब डिटर्मिनेंट का क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे ख्याल से समझ गए। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, मजेदार, ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको मतलब हमें, अब तक हम सवालों में क्या कर रहे थे, दो को मिलाकर एक बना रहे थे, दो को मल्टीप्लाई करके एक बना रहे थे, भगवान टाइप का कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, इधर उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब सर हम एक को उधेड़ के दो बना देंगे, और उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और सिर्फ थोड़ा सा ही लगेगा। आपको इसको देखकर पहले से ही मैं बता दूं, डर लगेगा, सर ये कौन है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, वो रखे ही इसलिए ताकि तुम डर जाओ। सुन ध्यान से, सुन बाबा सुन, प्यार की धुन, हाँ या ना? 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाथ उठाते जाना जैसे मैं बोलूं कि हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट जिंदा होते और इनको मल्टीप्लाई करके हम ये बनाते, तो ये वाला एलिमेंट तब बनता जब इसकी रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई होता, हाँ कि ना? अरे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनाना चाह रहा हूं, तो ये एलिमेंट कब बनता, जब इसकी पहले वाले की रो और इसकी कॉलम। वो बोल रहा है कि 1 1 1 आना चाहिए। देख, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सबको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 3, पहला एलिमेंट हमारा तैयार। ठीक, अब आ जा इधर। सर अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट हमें पता होते तो ये वाला एलिमेंट कब बनता, जब इसकी तो रो और इसका कॉलम। अब यहां पे 1 1 1 फिक्स हो गए हैं, यहां बता क्या रखूं, देख ध्यान से। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1 1 1 को 1 अल्फा बीटा से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो यही आएगा। बहुत बढ़िया। अब ये तू सोच ले यार खुद, मजा आएगा। सर ये वाला एलिमेंट तब बनता जब इसकी पहली रो और इसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होता। पहली रो तो ये बैठी, थर्ड कॉलम दिखो कि नहीं दिखो? कुछ तो बोलो, और जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो वापस मल्टीप्लाई करके देखो,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यही आ रहा है क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यही आ रहा है क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यही आ रहा है क्या? तो मतलब सिर्फ फर्स्ट रो से एक डिटर्मिनेंट की रो और एक पूरा डिटर्मिनेंट तैयार। सेकंड रो तो सर बवाल कर देगी। चलो बताओ फटाफट। अब यहां बता, ये वाला एलिमेंट कब बनेगा? जब इसकी रो और इसका कॉलम, कॉलम पहला उठेगा, रो सेकंड उठेगी। तो ऑब्वियसली सर यहां तो 1 1 है। क्या बोलती है पब्लिक? बस काम खत्म। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, ये तैयार। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ। सर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखे तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये लिखा हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला ये है। अरे बोलो। अरे ऐसे चुप मत बैठो यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है, ये भी तो जरूरी है। समझ गए? वाह, तुम में कितनी यूनिटी है। घर जाने का नाम जैसे लिया, बोले समझ गए समझ गए सर, हमारा पीछा छोड़ो प्लीज। एक बार इसकी वैल्यू देखना याद रखने के लिए। ये सवाल अब आया है नोट्स में, ये याद रखने वाली बात बहुत पुराने से छपी हुई है। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर। जवाब ये आता है। अब अल्फा बीटा गामा है कि एक्स वाई जेड है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? यहां पर जवाब बता सकते हो क्या मुझे? सर यहां पर तो अल्फा और बीटा है, गामा नहीं है। देख गामा भी दिखेगा। बस बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरी कहानी को आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करूं, और मुझे पता है कि मैंने गामा किसको बोला है? 1 को। इसका जवाब क्या होगा ये बताओ? अरे इसमें तू 2 चेंजेस करेगा ना, इस रो को पहले इधर लेके आ, इसको 2 चेंजेस करेगा तो ये वही लिखा हुआ है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा स्क्वायर। ये और ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है। मैंने 2 चेंज किए, पहले इन दोनों रोज की पलटी मारी, एक चेंज, और फिर इन दोनों रोज की पलटी मारी, तो ये आ गया। 2 चेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। और सर इसमें आंसर आएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। सर ये हमें याद करने के लिए बोल रखा है, और आपने गामा की जगह 1 चिपकाया था, तो ले अब ठीक लग रहा है सर? अच्छा अच्छा लग रहा है, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो यार, चुप मत बैठो। अच्छा, अब कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये और ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये इनकी भी सेम है वैल्यू? अरे ये आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज लिखे हुए हैं। ये आंखें खोल के थोड़ी थोड़ी जो बात आज बताइए वही सोचनी है। ये इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो यही है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ट्रांसपोज लेने से नहीं बदलती। तो मतलब सर इसका फाइनली स्क्वायर कर दो। और वो बोल रहा है कि आपका जवाब तो ये है, हमारा जवाब ये है। अच्छा, उसका जवाब भी देख लेते हैं। एक बार देखना जरा कंपेयर करके के क्या होना चाहिए, 1 या -1? बोले सर 1 सेट नहीं बैठ रहा तो -1 ठीक है। वन या -1? 1 वाले हाथ उठाएं जरा एक बार। 1 वाले कौन है? -1 वाले कौन है? और घर जाने वाले कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया। -1 का है बे। जब आप इसी जवाब का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आगे 1 था कि -1 था? अच्छा सर, यहां पर उसने 1 माइनस बीटा रखा है और यहां पर उसने 1 माइनस अल्फा रखा है। तो एक बात बता, अगर मान ले तू इसको, ये वैसे तो बीटा -1 लिखा हुआ है, गामा की जगह 1 पुट किया, अगर इसको 1 माइनस बीटा करता भी तू है अगर,
करता भी अगर है तो एक माइनस साइन आया, और सर ये तो गामा -1 लिखा हुआ है, तो इसको भी जब तू गामा 1 माइनस गामा करेगा, 1 माइनस गामा, सॉरी हो गामा की जगह तो करना ही नहीं कुछ सर, गामा की जगह 1 और ये अल्फा, और यहां लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा, तो एक नेगेटिव साइन आया, मैं भी मान रहा हूं, बट ये तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुई ना, दूसरे वाले की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू यही आ रही है, तो मतलब सर इस पूरे का स्क्वायर है ना, दूसरे वाला डिटर्मिनेंट भी सेम है, तो इस पूरे का स्क्वायर। अब बताइए -1 बचा कि नहीं बचा, तो फाइनल आंसर इज, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, जल्दी से गायब हो जाएं सभी लोग। हाँ जी बेटा, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब हाँ, तो वो तूने फिर गलती से कोई गलत मैट्रिक्स उठा ली होगी ना। नहीं, रैंडम से नहीं चलेगा ना काम, ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के उसकी पावर 31 निकालने बैठ जाओगे, नहीं। आपसे हायर पावर में वही मैट्रिसेस पूछी जाएंगी जिनकी पैटर्न बनता हो, नहीं बनता हो तो कोई निकालेगा कैसे, समझ गया। हाँ चलिए जी, गुड नाइट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।